everyone, good evening. हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन 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 फाइन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। एवरीथिंग लुक्स फाइन हियर, लुक्स गुड। ओके, क्लियर है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। तबीयत ठीक है बेटा? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। कल हमने कल से अच्छी है। कल कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। देर इज़ नो एनी इशू। हाँ जी, नॉट अ बिग इशू। इतनी बुरी हालत नहीं है कि मैं खड़ा ना रह पाऊँ। जब तक इतनी बुरी हालत नहीं होगी, आई कैन मैनेज माई क्लासेस। कोई इशू ही नहीं है उसमें। कंसिडर द रिक्वेस्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था, आपसे बना? क्या आंसर आया, जरा बताओ इसका। क्विकली। कल का सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन समझ ही नहीं आया। ओके, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्या करूं मैं उसका? नहीं समझ आया तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? पोल नहीं विजिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको तो विजिबल है। चलो, सबसे पहले क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मैं पहले क्या लगा लेता हूं, बेस्ट फिट लगा लेता हूं। क्या कहता है बेस्ट फिट? जहां सबसे छोटी से छोटी जगह हो, वहां पे आप प्रोसेस को रखिएगा। ठीक है। अब बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें जहां क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे पास दो बड़े ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, 150 के का और एक 350 के का। तो एक 150 के का हमारे पास एक स्पेस यहाँ अवेलेबल है, और उसके अलावा एक 350 के का यहाँ पे अवेलेबल है। बीच में ये ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट आई है 300 के की। 300 के की रिक्वेस्ट आप यहीं पे ही डाल सकते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो 300 के की रिक्वेस्ट आपने यहां डाल दी, तो अब आपके पास जो फ्री स्पेस बचेगी वो बचेगी सिर्फ 50 के की। फिर दूसरा आया 25 के। अब 25 के को आप रखने कहां जाओगे? जहां सबसे छोटी प्रोसेस, या जहां जहां सबसे छोटा होल है। यहां 150 के का होल है, यहां 50 के का होल है। यहां 50 के का अगर होल है, यहां पे आप 25 के रख देंगे। तो 25 के आपने रख दिया, अब बचा सिर्फ 25 के की आपकी एम्प्टी स्पेस यहां पे बची हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रिक्वेस्ट आया 125 के का, यहीं रखना पड़ेगा। 125 के यहां रख दिया, बचा कितना? 25 के बच गया। अब ये बचा हुआ अलग से हमने खाली क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में मैंने कल बताया था कि ये हम वेरिएबल पार्टीशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरिएबल से सॉल्व करना है। लिखा था मैंने कल, लिखा था, पेन से लिख के बोला था आपको जब क्वेश्चन दिया था तब। हाँ जी, तो यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशन में हम क्या करते हैं, जो होल है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर 125 के की रिक्वायरमेंट है तो उतनी ही स्पेस प्रोसेस को अलोकेट करते हैं, रिमेनिंग खाली। अब 25 के यहाँ खाली है, 25 के यहाँ खाली है। अगला रिक्वेस्ट आया 50 के का। क्या 50 के आपको एक साथ इकट्ठा मिला? नहीं मिला। अगर नहीं मिला है, तो क्या आप 50 के वाली रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाओगे? ये वाली, ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी। तो बेस्ट फिट में आपके पास 50 के वाली लास्ट रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगी। सारी रिक्वेस्ट में से आखिरी वाली रिक्वेस्ट रह गई। बेस्ट फिट वाला ऑप्शन तो ये भी गया, बोथ वाला ऑप्शन भी गया। अब फर्स्ट फिट भी देख लेते, क्या फर्स्ट फिट में भी ऐसा होता है? चलो देख लेते हैं। फर्स्ट फिट के लिए सेम हमने स्पेस बना ली ये वाली, और शुरू करते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक था 150 के का खाली यहाँ पे, और एक है 350 के का यहाँ पे।
बाकी का बीच में ऑक्यूपाइड है मान लेते हैं, 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है 300K की, यहां से शुरू किया 300K, क्या यहां डाल सकते हैं? नहीं। यहां डाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डाल दिया। बचा कितना? 50K बच गया। सेकेंड आया 25K, शुरुआत से अगेन शुरू करेंगे, फर्स्ट फिट में शुरुआत से ही शुरू करेंगे। क्या 25K यहां डाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 25K हमने यहां डाल दिया, और बचा कितना? 125K। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 125K, क्या यहां डाल सकते हैं? जी हाँ, 125K यहां डाल दिया, पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड। एंड लास्ट में 50K, 50K के लिए यहां पे जगह है, 50K वाला रिक्वेस्ट यहां फुलफिल हो गया। चारों रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी हैं। फर्स्ट फिट में आप रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएंगे, बट नॉट इन द बेस्ट फिट। सर वेरिएबल में एज पार्टीशन वाई यू डिड, मैंने कहा पार्टीशन किए बेटा, कॉम्पैक्शन नहीं करें 25-25 का। जब तक क्वेश्चन में कॉम्पैक्शन बोला ना जाए तब तक करना नहीं है। कॉम्पैक्शन इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देने को नहीं बोले हैं, बस बोले हैं कि कौन सी एलोकेशन पॉलिसी से आप इनको रिक्वेस्ट, इन रिक्वेस्ट को, सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करा पाओगे। सर जी बेस्ट फिट में नहीं हो पाया। बेस्ट फिट में ये था हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, 25 के यहां पे फ्री है, 25 के यहां पे फ्री है, पर एक साथ 50K की स्पेस नहीं थी। अगर सॉल्यूशन लगाते कॉम्पैक्शन, तो हम क्या करते? अलोकेटेड स्पेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता? अलोकेटेड स्पेस को एक तरफ कर देता, ये यहां रहता, उसके बाद तुरंत ये यहां था, फिर 300 के आगे खिसक जाता, इस 25 को भी आगे करते, तो जो ये वाला 25K था और ये 25K खाली खाली एक तरफ कोने में रह जाता। अगर खाली खाली एक तरफ कोने में रह जाएगा तो एक साथ 50K दिखेगा, दैट इज द कॉम्पैक्शन। पर ये कॉम्पैक्शन सॉल्यूशन तब लगाएंगे ना जब क्वेश्चन में मेंशन होल बोला ही नहीं है। क्रिश, आई गेस आपको अब ये समझ में आया होगा कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। चलिए, ये क्वेश्चन किया, वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, 4 पार्टीशंस दे रखे हैं, मतलब होल्स दे रखे हैं, मैंने कहा था आपको, इनको आप होल्स बोलेंगे। 250 MB, 200 MB, 500 और 400 के, और ये प्रोसेसेस हैं। प्रोवाइड हाउ प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट इन पॉलिसीज में, कैसे ये स्टोर रहेंगे। क्या आपने ये सब देख लिया था? कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन अभी अभी दिख रहे होंगे। सर ये होल्स का कंसेप्ट नहीं समझ में आया। बेटा जी, ऐसा है, होल का मतलब है खाली जगह। जब कोई प्रोसेस आती है और फिर चली जाती है तो खाली जगह छोड़ के चली जाएगी। मान लो पहले यहां पे एक प्रोसेस आई P1, फिर यहां आई P2, फिर यहां आई P3, फिर यहां आई P4, और अगर अब P1 खत्म हो गई, P1 एग्जीक्यूट हो गई, तो P1 का जो भी स्पेस अलोकेटेड था वो क्या बन जाएगा? खाली जगह। अब इसको मैं पार्टीशन तो कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? पार्टीशन का मतलब है कि फिक्स्ड हो जाएगा वो, फिर पार्टीशन कि यहां से लेके यहां तक एक पार्टीशन और उसमें प्रोसेस रखी रह जाएगी, एक ही रखी जाएगी। बट इसको नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि पार्टीशन तो मैं तब बनाता हूं ना वेरिएबल पार्टीशन में, जब प्रोसेस आती है, उसकी साइज जितनी होगी उतना बड़ा पार्टीशन बना के उसको देंगे। तो अभी ये पार्टीशन है नहीं, ये खाली जगह है, इसको होल बोल देते हैं। एक खाली गड्ढा है यहाँ पे, मेरी क्लास में भी बहुत सारे हैं खाली ही, हाँ हाँ, दिमाग से तो खाली ही है। एक ये खाली गड्ढा है यहाँ पे, होल जिसको बोलते हैं। क्यों होल बोला इसको? क्योंकि पार्टीशन बनाया नहीं है ना। बनाऊंगा कब? जब कोई प्रोसेस आएगी। मान लो एक प्रोसेस आई P5 जिसकी साइज बहुत छोटी है, तो एक पार्टीशन बनाया उतनी साइज का जितना कि P5 को लगेगी, और उसको डाल दिया। अब जो बची खाली खाली स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे। नेटवर्क वीक मेरे इधर तो नहीं है, एक भी ड्रॉप नहीं हुई है, एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है बेटा जी। मेरे इधर तो एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है। सो स्टिल इट इज गुड इनफ फ्रॉम माई एंड। तो क्या आंसर था इस क्वेश्चन का?
ऑप्शन बी। 30% लोगों ने करेक्ट दिया, बाकी लोगों ने आंसर ही नहीं दिया, ये दोनों में फिट बता रहे थे। चलो, वीडियो इज फाइन, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं हम? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अगला वाला सब लोगों ने सॉल्व किया? फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसेसेस स्टोर होंगी, बस यही पूछा गया है। हमारे पास होल्स कौन कौन से हैं? 4 हैं, 250, 200, 500, 400। 250, 200, 500 एंड 400। अब मान लो, ये मान लो आप कि यहां बीच में कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई दूसरी प्रोसेस रखी हुई है, इसलिए दो अलग अलग सेपरेट सेपरेट होल बने हैं ये, है ना? अब सबसे पहले प्रोसेस आती है P1, 150 MB की। फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग पहले वाले होल में डाल दो 150 MB का P1, अगर डाल दिया यहां पे तो बचा कितना? 100 MB का स्पेस बचा हुआ है अभी, है ना? चलिए, तो 100 MB बची हुई है। P2 आया 400 MB, यहां 400 डाल सकते हैं? नहीं नहीं, यही डाल सकते हैं, तो 400 यहां डाल दिया P2। अब यहां भी 100 MB बचा हुआ है। P3 आया 270 MB, 270 नहीं, 270 नहीं, 270 नहीं, 270 यहीं डालेगा P3। P3 को यहां डाल दिया, 270 बचा कितना? 130 MB बच गया। ठीक है, नेक्स्ट इज P4, 180 MB। ओके, 180 MB यहां नहीं, यहां डाल सकते हैं P4, 20 MB बच जाएगा यहां पे। अभी आया P5, 80 MB, 80 MB शुरुआत में यहीं पे रख देंगे P5। अब बचेगा मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 20 MB। और लास्ट में P6 आया 50 MB। 50 MB यहां नहीं रख सकते, 20 20 यहां रख सकते हैं। P6 50 MB, 50 बच जाएगा। अब ये रहा। गुड उदय, नाइस। ये देखो फर्स्ट फिट है। सबसे पहले जहां से शुरू करेंगे, सर साइकिल में कंफ्यूज हो गए थे। कौन सी साइकिल? यहां कौन सी साइकिल है बाबू? देखो यही आया था आप लोगों का। विपुल कुमार जी जी, अगर किसी प्रोसेस को स्टोर कराने के बाद अगर कोई जगह खाली बच जाती है वेरिएबल पार्टीशन अलोकेशन में, तो आप उसको होल मानेंगे और वो फिर किसी भी दूसरी प्रोसेस को स्टोर करने के काम आ सकता है। बिल्कुल सच कहा आपने, ऐसा ही करेंगे। बेस्ट फिट, एक्सक्यूज मी, बेस्ट फिट में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये ले लिया 250 MB का एक स्पेस है। फिर यहाँ पे प्रोसेस है कोई तो, और 200 MB का एक स्पेस है। फिर इसको रख के और 500 MB का स्पेस है। और लास्ट में 400 MB का स्पेस है। ठीक है, 4 स्पेस हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है 250। 250, सॉरी, 150। 150 सबसे छोटे वाले पार्टीशन यहां जाएगा। अगर 150 आपने यहां रख दिया P1, तो यहां पे बचेगा 50 MB खाली। फिर P2, 400 MB। 400 MB यहां सबसे छोटा पार्टीशन यही है, 400 MB में यहां रख दिया। अब क्या? तीसरी चीज 270 MB। 270 MB यहां नहीं रख सकते, यहां रख सकते हैं, जी हाँ। तो P3 को 270 MB में रखेंगे। बचेगा कितना यहां पे? 230 MB बच गया फिर भी। ओके, नेक्स्ट P4। P4 250 और 230 में से यहां रखेंगे 170 के लिए या 180 के लिए, तो बचेगा कितना? 50 MB यहां बच जाएगा। ठीक है, और P5 80 MB। 80 MB और छोटा पार्टीशन कहाँ बचा? यहाँ 50, यहाँ 50, यहीं बचेगा। P5 80 MB अगर गया तो 170 MB फिर भी बचा हुआ है। और P6 50 MB। 50 MB पार्टीशन ये वाला खाली है, P6 इसमें डाल दो, काम खत्म।
देखो जरा सर, पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट फिट के लिए प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग से शुरू करना होता है, ये ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। वाई बफरिंग एट योर प्लेस? मेरे प्लेस पे बफरिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट यहां पे जब मैं देख पा रहा हूं तो एक एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो ये बेस्ट फिट के हिसाब से आपकी प्रोसेसेस स्टोर रहेंगी। अगर आप लोगों को ये बैठ गया है दिमाग में तो लास्ट वाली चीज हम वर्स्ट फिट भी देख लेते हैं। टू 250 MB का एक पार्टीशन शुरुआत में, नॉट पार्टीशन, होल 200 MB का एक होल, देन 500 MB का एक होल एंड 400 MB का एक होल। ठीक है, सबसे पहले एक प्रोसेस आई है 150 MB। 150 MB की प्रोसेस को आप यहां डाल दो भाई, P1 को सबसे बड़े पार्टीशन में, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 350 और बच जाएगा। फिर आई दूसरी P2 400 MB की, सबसे बड़ा पार्टीशन यही है, P2 को 400 MB में डाल दो, खत्म, कुछ भी स्पेस नहीं बचा। फिर P3 आई 270 MB, सबसे बड़ा पार्टीशन 270 के लिए यही है, तो P3 रख देंगे यहाँ पे 270, तो बचेगा 80 MB। ठीक है, फिर 180 MB P4, 180 MB P4 यहाँ रख दो, सबसे बड़ा पार्टीशन तो यही है, 180 से बचेगा यहाँ पे 70 MB। ठीक है, फिर आया P5, P5 80, सबसे बड़ा पार्टीशन तो यही है, P5 80, बचेगा 120। और लास्ट में P6 50 MB, सबसे बड़ा पार्टीशन तो यही दिख रहा है, 50 MB गया तो 70 MB यहाँ भी बच जाएगा। देखो जरा, देख लो आराम से। सर, कल आपने बोला था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में वेस्ट मेमोरी होता है, तो ये मेमोरी कैसे वर्क कर रहा? वेस्ट मेमोरी का मतलब है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। अगर कॉम्पैक्शन ना बोले तो नहीं करें जी, नहीं, जितना बोला जाए उतना ही करना। मुंबईया भाषा में इसको बोलते हैं डेढ़ शाना नहीं बनने का, जितना जो पूछा जाए ना उतना ही लगाने का, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप प्रोसेसेस को स्टोर यहां पे करेंगे। अब एक चीज जो हमने यहां पे आपको बताई नहीं, बता देते हैं कि जब आपके पास दो टाइप की पॉलिसीज थी, एक था फिक्स पार्टीशन, कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, और दूसरा था वेरिएबल पार्टीशन कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो इस फिक्स्ड पार्टीशन में जो आपका बेस्ट फिट है वो बेस्ट काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। बट वेरिएबल पार्टीशन में वर्स्ट फिट वर्क्स बेस्ट। बेस्ट तो नहीं कह सकते, बेटर कह सकते हैं। ऐसा क्यों? जब पार्टीशन कंफर्म हो जाते हैं कि फिर आप वहां से और कुछ नई प्रोसेस डाल नहीं सकते, तो बेस्ट फिट से क्या होगा, एक पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे कम होगा। अगर एक पार्टीशन है मान लो 200 MB का, तो इसमें जितनी बड़ी से बड़ी प्रोसेस रख पाओ, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा स्पेस अलोकेट कर पाओ उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि क्या हो, कम से कम स्पेस वेस्ट रहे एक पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी पार्टीशन तो बन गया, फिर उसमें आप और कुछ चेंजेस तो कर नहीं पाओगे, तो अंदर कम से कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो, इसलिए आप बेस्ट फिट लगाते हो किसमें, फिक्स पार्टीशन में। बट वेरिएबल पार्टीशन में वर्स्ट फिट क्यों अच्छा काम करता है? देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं, होता क्या है ना, बेस्ट फिट अगर आपने लगाया तो है क्या कि आप मान लो इतना बड़ा एक
कोई होल है 200 MB का, मान लो होल है, इस 200 MB के होल में आपने एक 180 MB की प्रोसेस रख दी, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्टीशन था जिसमें आप 180 MB की प्रोसेस रख सकते हो। तो ये छोटे छोटे होल्स बनने लगेंगे। 20 MB का होल ऐसा बनेगा जिसमें एक नई प्रोसेस आ नहीं पाएगी, क्योंकि प्रोसेस की साइज 20 MB के लगभग बराबर नहीं होती, उससे छोटी नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, होल जो है बहुत छोटा बच जाएगा। अब इस होल को आप दूसरी प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर पाओगे, नहीं, क्योंकि ये 20 MB का ही है छोटा सा। तो रादर ये क्या बोलते हैं कि अगर 500 MB का आपके पास होल है और उसमें आपने 180 MB डाल दिया किसी प्रोसेस को, तो आपके पास जो खाली स्पेस बचेगी वो इतनी बड़ी बचेगी, काम में तो आएगी, दूसरी प्रोसेस को स्टोर कर पाओगे जिसकी साइज भी इनके ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे हम ये करेंगे कि जब वर्स्ट फिट वेरिएबल पार्टीशन की बात आती है, तो वेरिएबल पार्टीशन के केस में हम वर्स्ट फिट को इसलिए लगाते हैं ताकि जब किसी बड़े होल में एक प्रोसेस को रखते हैं तो रिमेनिंग स्पेस काफी बड़ी होती है, तो उससे जो होल क्रिएट होता है वो इतना इनफ होता है कि किसी दूसरी प्रोसेस के काम आ जाए। छोटे छोटे होल अगर बचाते रहोगे तो उन होल्स को ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के चांस ज्यादा बन जाएंगे। अगर वेरिएबल नॉन कंटीग्यूअस पार्टीशन हो देन, पार्टीशन तो बेटा कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसेस को नॉन कंटीग्यूअस रखना है तो वो आप यहां रख नहीं पाओगे क्योंकि ये तो कंटीग्यूअस अलोकेशन है। और वेरिएबल है, ऑफ कोर्स होल्स तो नॉन कंटीग्यूअस ही होते हैं ना, अलग अलग जगह पे होल है। होल तभी क्रिएट होगा ना, देखो एक सिंपल सी बात देखो, यहां पे है P1, यहां है P2, यहां है P3, यहां है P4। P2 और P3 दोनों प्रोसेसेस अगर चली गई तो ये दो होल नहीं मानेंगे, यहां पे एक साथ इतनी स्पेस खाली है ना, तो ये सिंगल होल बनेगा, इतना बड़ा सिंगल होल बनेगा क्योंकि एक साथ है ये, यहां से लेके यहां तक सिंगल होल है ये, क्योंकि ये प्रोसेसेस अब नहीं बची मेन मेमोरी में, तो इतना बड़ा पूरा होल बन गया। पर अगर यहां पे एक और होल है तो हमेशा सारे के सारे होल जो हैं वो तो नॉन कंटीग्यूअस ही होते हैं ना, तभी तो उन्हें दो अलग अलग होल बोलेंगे कि बीच में कोई अलोकेशन है, इधर खाली जगह, इधर खाली जगह। क्या बफरिंग सबके यहां हो रही है? इज इट हैपनिंग एट योर प्लेस ऑल्सो, ऑल द प्लेसेस? नो बफरिंग, नो बफरिंग। मेरे यहां तो बिल्कुल नहीं हो रही है। थोड़ा फिर से बता दो। भाई साहब हमने कहा कि एक बहुत बड़ा होल में अगर किसी प्रोसेस को रखोगे तो जो खाली जगह बचेगी वो कम बचेगी कि ज्यादा बचेगी? मान लो अगर आपके पास दो होल हैं, एक छोटा होल है और एक बड़ा होल है, अगर आपने छोटे होल में प्रोसेस को रखी तो जगह कितनी बचेगी? कम कम बचेगी। अगर बड़े होल में प्रोसेस को रखा वर्स्ट फिट के हिसाब से तो जगह कितनी बची? ज्यादा बची। अब देखो, ज्यादा जगह जो बची है, क्या ये किसी प्रोसेस को रखने के चांस बन सकते हैं? जी हाँ। इस छोटे से होल में किसी प्रोसेस को रखने के चांस कम बनेंगे, क्योंकि इतनी छोटी प्रोसेस भी तो आनी चाहिए। तो ऐसे अगर आपने वर्स्ट बेस्ट फिट लगाते लगाते छोटे छोटे बहुत सारे होल बना दिए तो वो होल किसी काम के रहते नहीं है, क्योंकि वहां प्रोसेस नहीं रख सकते। छोटे होल के बराबर प्रोसेस ही नहीं आ रही तुम्हारी, छोटे छोटे होल है 10 10 10 10 किलोबाइट के, तो क्या कर लीजिएगा उसमें। इसलिए वर्स्ट फिट हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए लगा लेते हैं, ताकि जब बड़े होल में एक प्रोसेस रखी जाए तो रिमेनिंग स्पेस काफी बड़ी रहती है और उसकी वजह से चांस बनते हैं कि उस खाली जगह में कोई दूसरी नई प्रोसेस को रख पाए, इतनी साइज बची रह जाए। दैट इज व्हाट द केस।
किसी ने बोला सर कॉम्पैक्शन का रिजल्ट समझ नहीं आया। यार कॉम्पैक्शन का इतना अच्छा एग्जाम्पल तो बताया था मैंने, जब एक क्लास को हम कंबाइन करते हैं दो, इतनी सिंपल सी एग्जाम्पल बताई थी। मान लो P1 यहां प्रोसेस है, एक छोटा होल है, P2 यहां प्रोसेस है, एक होल है, ये होल है 50 MB का, ये होल है 50 MB का, और मुझे एक 100 MB की प्रोसेस रखनी है। अब रख नहीं पाऊंगा मैं, क्यों नहीं? क्योंकि कंटीगियस एलोकेशन के हिसाब से ये कहता है कि पूरी प्रोसेस 100 MB की एक साथ रखनी पड़ेगी। यहां मुझे एक साथ 100 MB की जगह खाली मिल नहीं रही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस करता है, जिसे बोलते हैं मेथड लगाता है, जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन, कि ये जो P2 का प्रोसेस का ये बनाया है यहां से लेके यहां तक, इसको आगे शिफ्ट कर देता है, इसके एड्रेस बदल देता है। तो P1 का और P2 का एड्रेस, P1 का एज इट इज रहा, P2 का एड्रेस इस तरीके से बदल दिया गया कि P1 के तुरंत बाद P2 का पार्टीशन स्टार्ट हो जाए और वो बैक टू बैक एक साथ अलोकेटेड अलोकेटेड स्पेस एक तरफ आ जाए, ताकि ये 50 और ये 50 100 MB एक साथ इकट्ठी कोने में आ जाए। दैट इज व्हाट कॉम्पैक्शन। अब यहां पे 100 MB की आप प्रोसेस रख सकते हो। कॉम्पैक्शन एक सॉल्यूशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। जब बोला जाए कि लगाओ तभी लगाइए, वरना मत लगाइए। डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी यही करता है ना, ये डिस्क पे करता है डिफ्रेगमेंटर, मेन मेमोरी पे नहीं। कॉम्पैक्शन मेन मेमोरी पे होता है प्रोसेस जो है उसके लिए। चलो, अब हो गया हमारा ये काम खत्म। हम शुरू करेंगे अब नॉन कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नॉन कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कहती है कि जो हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में, कि पूरी प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा एक जगह पे रखना है, कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पे रखना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि प्रोसेस अगर बड़ी रहती है तो उतनी एक साथ खाली जगह हर बार मिल नहीं पाती है, और उसकी वजह से प्रोसेस को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या कहता है नॉन कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, कि आप प्रोसेस के टुकड़े कर दो, प्रोसेस के टुकड़े कर दो और अलग अलग टुकड़ों को मेमोरी में जहां जहां जगह मिल जाए वहां वहां डाल दो, ताकि क्या हो पाए, ताकि हम जितने भी प्रोसेस के स्टोरेज चाहते हैं वो स्टोरेज भी मेन मेमोरी में हो जाए और हमें जरूरत भी ना पड़े कि एक साथ जगह मिले। इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक कि हमें एक बहुत फेमस मूवी देखनी है, मूवी की टिकट बहुत जल्दी 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 जा रहे हैं, और आप 5 या 6 या 10 लोग जो एक साथ मूवी देखना चाहते हो, 10 को एक साथ सीट नहीं मिल रही है। तो आप क्या करोगे, 2 की यहां सीट बुक कर दे, 3 की यहां सीट बुक कर दो, 2 की यहां कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मूवी देखने में एक दूसरे की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये दोनों यहां से देख लेंगे, ये 3 यहां से देख लेंगे, 2 यहां से देख लेंगे, इंटरवल में फिर से मिल लेंगे और एनालिसिस भी कर देंगे मूवी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या किया, जितने भी लोग थे सबको अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए। तो ये नॉन कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक भी यही कहता है कि प्रोसेस को हम डिवाइड करेंगे, प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस एंड ईच पार्टीशन कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी एनीवेयर। किसी भी पार्टीशन को कहीं भी जहां आपको जगह मिल जाए वहां रख दो, अलग अलग पार्टीशन अलग अलग जगह पे रख सकते हो। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आए दिमाग में रखो, बहुत सारी चीजें अभी जब समझेंगे तब समझ में आएगी कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, एटसेट्रा। बेंगलोर में बेटा तू घर ही आ जा यार, लाइव यहीं आके चेयर लगा ले, टेबल लगा ले, बढ़िया आराम से घर ही आ जाओ बैंगलोर में।
ठीक है, अब इस नॉन कंटीगियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के दो टाइप्स होते हैं, मैंने नाम पहले भी लिखाए थे, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। क्या अंतर है दोनों में? बेसिक आइडिया बता रहा हूं, आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर हम पार्टीशन करें प्रोसेस का, तो हर एक पार्टीशन का साइज अगर बराबर रखें, इक्वल इक्वल, तो पेजिंग में ऐसा होता है कि अगर हमने प्रोसेस को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा तो उसे पेजिंग कहेंगे। अगर प्रोसेस के टुकड़े की और साइज, हर एक की साइज इक्वल नहीं रखना है, तो फिर वो सेगमेंटेशन में ऐसा होता है। सो पेजिंग में हम क्या करते हैं, प्रोसेस का जो डिवीजन या पार्टीशंस होते हैं, प्रोसेस के टुकड़े जब हम करते हैं, उन टुकड़ों को बराबर एग्जैक्ट इक्वल इक्वल साइज के टुकड़े बनाए जाते हैं यहां, और यहां पे वेरिएबल साइज के टुकड़े बनाए जाते हैं। एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहां क्या होता है। सर हम आएंगे तो भगा तो नहीं दोगे बेटा? इतना तो नहीं करूंगा मैं कि भगाऊंगा नहीं, पक्का। घर आओगे, भगाऊंगा नहीं। मेरे फादर ने दो चीजें बहुत अच्छी सिखाई हैं, और शायद ये दो चीज जो है आप भी अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। एक चीज जो है वो ये है कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो आपके सामने है तो आप उससे इज्जत से बात करो। आप उन, चाहे वो किसी भी ओहदे का व्यक्ति है, चाहे वो नॉर्मल हो या बड़ा हो, कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि हाँ, इस कैटेगरी में एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, कि स्टूडेंट की इज्जत से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको इज्जत जब मिलेगी तब वो जब रिजल्ट लाएंगे। ये दो चीजें पिताजी ने सिखाई है। चलो, सेकंड वाली चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, पर समझो पेजिंग क्या कहता है। पेजिंग में प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं इक्वल साइज के पार्टीशन में, जिन्हें हम पेज कहते हैं। तो प्रोसेस के टुकड़े करेंगे पहले। जो भी प्रोसेस आई, जितनी भी एमबी, जीबी, किलोबाइट की, उस प्रोसेस को पहले डिवाइड करो बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स में, बराबर हिस्सों में। हर एक पार्ट बराबर साइज का होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पार्ट जो प्रोसेस का बना है उसको बोलते हैं एक पेज। जितने भी पार्टीशन या जितने भी ऐसे टुकड़े बनेंगे प्रोसेस के, उनको बोलेंगे प्रोसेस के पेजेस। अब इन पेजेस को आप कहां रखोगे? मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी में कहां रखोगे? ऐसे रैंडमली नहीं रखना है, रैंडमली नहीं रखना है। हम मेन मेमोरी को भी, जो हमने पेज का साइज डिफाइन किया था कि इतनी इतनी इक्वल इक्वल साइज के टुकड़े बनाएंगे प्रोसेस के, उतनी ही साइज के टुकड़े हम मेन मेमोरी में भी बनाएंगे। तो हमने क्या किया, मेन मेमोरी में रेक बना दी, रेक्स एकदम बराबर बराबर साइज की। और इन साइज की रेक्स को कहा जाता है फ्रेम्स। रेक मतलब खाली जगह। उसी साइज की रेक है ये, जिस साइज का हमारा प्रोसेस का एक टुकड़ा पेज रहेगा। अब कोई भी पेज को आप कोई भी फ्रेम पर रख जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेज और फ्रेम का साइज बराबर है। मान लो पेज का साइज है हमारे पास 4 बाइट, फॉर एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल। तो फ्रेम का साइज भी आप 4 बाइट की कैपेसिटी का बनाओगे मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी में जब भी प्रोसेस रखने जाओगे, टुकड़े रखोगे, प्रोसेस के पेजेस कहां रखोगे? किसी भी फ्रेम पे रख सकते हो। तो इट सेज कि मेन मेमोरी को भी हम, जिसे हम फिजिकल मेमोरी के नाम से जान रहे हैं, दैट इज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को भी हम टुकड़ों में डिवाइड करेंगे इनटू सेम इक्वल साइज ऑफ फ्रेम्स। इक्वल साइज मतलब जो पेज की साइज थी वो यही सेम साइज। और क्या किया हमने? उन फ्रेम्स, नाम दिया उनको, मेन मेमोरी के टुकड़ों को क्या नाम दिया? फ्रेम। प्रोसेस के टुकड़ों को क्या नाम दिया? पेजेस। अब प्रोसेस के टुकड़े जो पेज आए हैं उसमें है कंटेंट, प्रोसेस का कंटेंट। हो सकता है प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस हो, उसका डेटा हो, लोकल वेरिएबल्स हो, स्टैक हो, हीप हो, कुछ भी हो, प्रोसेस का पार्ट है। तो वो प्रोसेस का जो भी टुकड़ा बना, उसको किसी भी फ्रेम में जाके आप रख दो रैंडमली। बस सिंपल सी बात है, राइट? तो ये क्या कहता है? फिजिकल मेमोरी ऑल्सो डिवाइडेड इंटू इक्वल साइज फ्रेम्स, और पेजेस को आप फ्रेम्स पे रैंडमली रख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पूरी प्रोसेस को एक साथ कॉन्जिक्यूटिव मेन मेमोरी में नहीं रखना पड़ेगा। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने यहां बना देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो ये एक प्रोसेस आई,
और यही ले लेते हैं, चलो हमारे पास एग्जाम्पल है। एक प्रोसेस है जिसमें 4 पेजेस हैं, ये रही प्रोसेस। यहां बना देता हूं अलग से, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आइडिया हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक प्रोसेस है जिसमें 4 पेजेस में उस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है, जिसकी भी पेज साइज हमने डिसाइड की थी, उसके अकॉर्डिंग बराबर 4 पेज उस प्रोसेस में बन गए। ठीक है, अब पेज की नंबरिंग करेंगे, ऑफ कोर्स 0 से स्टार्ट होगा। ये है प्रोसेस का पेज 0, ये है पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। गुड इनफ। मेरे पास एक मेन मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। इस मेन मेमोरी में हमारे पास जितनी भी स्पेस थी, उस स्पेस को इतने ही बराबर हिस्सों में बांटा गया। सेम जो पेज का साइज उतनी ही हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया। मैंने मेन मेमोरी को इस तरीके से इक्वल इक्वल हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया कि मेन मेमोरी का जो भी साइज था उसके अकॉर्डिंग यहां पे 8 फ्रेम्स बने। फ्रेम्स क्या है, मतलब खाली जगह, खाली जगह जहां पे प्रोसेस के टुकड़ों को हम रख सकते हैं। पर ये खाली जगह हर एक इक्वल इक्वल साइज की है और इसकी साइज बराबर पेज की साइज से मैच करती है, बराबर। ठीक है, अब सुनिएगा जरा यहां क्या होता है। मेन मेमोरी में फ्रेम नंबरिंग होगी। अच्छा, तो फ्रेम नंबर ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। फ्रेम की नंबरिंग कर दी हमने। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस स्टोर होने के लिए आएगी, तो जो पेजिंग टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है नॉन कंटीगियस वाला, वो क्या करेगा, इन पेजेस को जो भी खाली फ्रेम्स हैं वहां जाके रख देगा। रैंडमली कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, जहां आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को जगह मिलेगी वहां। तो अज्यूम करो कि पेज 0 यहां रखा गया, पेज 0 को यहां रखा गया, पेज 1 को यहां रखा गया, पेज 2 को यहां और पेज 3 को यहां। ऐसे बेसिकली ये आइडिया है मेमोरी अलोकेशन का, प्रोसेस जो आती है नई उसका। ठीक है, अल्टीमेटली कोई भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है तो उस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का बेसिक आइडिया क्या रहेगा कि कोई नई प्रोसेस आती है तो उसको मेमोरी में जगह दी जाए, अलोकेशन दिया जाए। अलोकेशन कैसे दिया जाएगा पेजिंग में, प्रोसेस को जो भी प्रीडिफाइंड हमने साइज ले रखा है कि जब भी कोई नई प्रोसेस आएगी तो इतनी साइज का पेज बनेगा, उस साइज के हिसाब से पेजेस में डिवाइड कर दो। एक एक पेज को खाली फ्रेम्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जहां खाली फ्रेम है वहां रख देने का है बस। सर इसमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्या? वाह कृष, क्या गजब का आइडिया दिया है आपने कि सर सीक्वेंस फॉलो करो ना, मजा आएगा। कृष एक बात बताओ, ये नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कहती क्या है? अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो ऑटोमेटिकली आप फिर ऐसा क्वेश्चन पूछोगे नहीं। तो अल्टीमेटली हमने यहां क्या किया है कि हमें नॉन कंटीजियस स्टोरेज रखना था, प्रोसेसेस को एक साथ रखने का हमें जरूरत नहीं है, प्रोसेस के पार्ट्स को एक साथ मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उनके टुकड़े यहां वहां रख दिए। फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में, बस हम एक साथ जगह नहीं रखना चाहते प्रोसेस की, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अब एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ कि यहां पे जो भी प्रोसेस का ये टुकड़ा है, इस प्रोसेस को टुकड़े को कहीं भी रखने जाऊंगा मैं तो यहां रख सकता हूं, ऑफ कोर्स कहीं भी रख सकता हूं जहां खाली जगह है, ऑफ कोर्स। कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मेरे पास एक टुकड़ा है पर उसको मैं कहीं रख नहीं पा रहा हूं, खाली जगह है पर रख नहीं पा रहा हूं, ऐसा कभी मौका मिलेगा कि एक प्रोसेस आई और इस प्रोसेस को के टुकड़े को मैं मेन मेमोरी में रख नहीं पा रहा हूं? कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ऐसा? क्यों नहीं आएगा ऐसा? क्योंकि हमको प्रोसेस को एग्जैक्टली उसी साइज के पार्टीशन में डिवाइड करना है जिस पार्टीशन के साइज ये फ्रेम्स है। तो अगर एक प्रोसेस आई जिसके और 2 पेजेस हैं
एक पेज को यहां रख सकता हूं, एक को यहां रख सकता हूं। इन चार में से कहीं भी दो पेजेस को मैं रख सकता हूं। प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा रखने की जरूरत नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहां नहीं आएगा, कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहां नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है सर, आपने बेसिक आइडिया हमें दिया कि प्रोसेस आई, प्रोसेस के पेजेस बनाए, जो भी आपने पेज का साइज पहले से डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग, फिर उन प्रोसेस के पेजेस को आपने अलग अलग जगह फ्रेम्स पे जाके रख दिया। अब अगर मान लो सीपीयू एग्जीक्यूट करते करते प्रोसेस का कोई कंटेंट चाहता है, तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रोसेस का कोई कंटेंट यहां मेन मेमोरी में कहां रखा है, उसका एक्चुअल एड्रेस कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक अलग से टेबल मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ ना, पेजेस जो है रैंडमली अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए एक टेबल मेंटेन की जाती है जिसे कहा जाता है पेज टेबल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेज टेबल। ये क्यों बनाई बाबू? ये इसलिए बनाई ताकि सीपीयू को जब किसी प्रोसेस का कोई पार्ट चाहिए, कि मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए जो यहां लिखा हुआ था, या एक डेटा चाहिए जो यहां का है, तो सीपीयू उस पर्टिकुलर प्रोसेस के उस पार्ट तक पहुंच तो पाए। पर उसको कैसे पता चलेगा कि पेज नंबर 2 जो मुझे चाहिए वो मेन मेमोरी में किधर को रखा हुआ है, कहां बैठा है ये पेज नंबर 2? नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो एक टेबल मेंटेन की जाती है। वो टेबल जो है ये मैपिंग रखता है। मैपिंग मतलब कि ये चीज रखता है कि कौन सा पेज कौन सी वाली फ्रेम में रखा गया है, कौन सा वाला पेज कौन सी वाली कहां पे रखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक पेज टेबल मेंटेन की जाती है। पेज टेबल क्या कहती है? पेज टेबल कहती है कि हर एक पेज के लिए इसमें एक एंट्री रहेगी। सबसे पहली एंट्री पेज नंबर 0 की, नेक्स्ट एंट्री पेज नंबर 1 की, नेक्स्ट एंट्री पेज नंबर 2 की, और नेक्स्ट एंट्री पेज नंबर 3 की। तो जितने पेजेस रहेंगे उतनी पेज टेबल में एंट्री रहेगी। इस टेबल के कितनी एंट्रीज हैं यहां पे? उतनी ही एंट्रीज जितने पेजेस हैं, क्योंकि हमें बताना यही है ना इस पेज टेबल के थ्रू कि कौन सा पेज कहां रखा हुआ है। तो जितने पेज उतनी उतनी हम यहां पे उनकी एंट्री रख लेंगे। अब बताइए पेज नंबर 0 यहां कौन सी वाली फ्रेम पे रखा है? बताइए। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। बेटा शुरुआत से देखो, शुरुआत से देखो, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। जो पहले दिन से आ रहे हैं उनमें से आधे लोगों को चीजें समझ नहीं आती, सब डब्बे गोल हैं इधर भी। पेज नंबर 0, इट्स नॉट दैट कि आपको समझ ही कुछ ही नहीं आएगा, बट यस स्टार्टिंग से देखो। पेज नंबर 0 रखा है फ्रेम नंबर 6 पे, तो यहां पे जो एंट्री होगी वो होगी फ्रेम नंबर 6 की। यहां पे पेज नंबर 1 कहां रखा है भैया? फ्रेम नंबर 2 पर, तो यहां 2 लिखा जाएगा। 2 कहां लिखा हुआ है? फ्लोर पे। 3 कहां लिखा हुआ है? 1 पे। यहां कोई मैपिंग टेक्निक नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है टेक्निक की। जो भी एम्प्टी फ्रेम दिखेगी ये पेजिंग में वहां उसको रख दिया जाएगा और उसकी एंट्री यहां पेज टेबल में मिल जाएगी। काम खत्म, कोई टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं है यहां पे। समझो आप क्या है यहां से। यहां पे ये जो आपने पेज टेबल में लिखा है अंदर, ये पेज टेबल के अंदर क्या लिखा गया है? पेज टेबल के अंदर ये जो लिखे हैं ये हैं फ्रेम के नंबर, कि कौन सा पेज कौन सी वाली फ्रेम पे रखा हुआ है। अभी मैं जितना एक्सप्लेन करूं ना सिर्फ उतना उतना ध्यान दो। जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो हमेशा लाखों क्वेश्चंस आते हैं, जो धीरे धीरे करके आगे जाके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को साइड में रखो, पहले सिर्फ उतना समझो जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि दिमाग में ये फिट रहे और याद रहे। ओके, समझो क्या कहा मैंने। यहां पे कोई मैपिंग या एसेट्रा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो भी पेज जिस भी फ्रेम पे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ने रख दिया उसकी एंट्री यहां पेज टेबल में हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो आप मुझे बताओगे
कि इस पेज टेबल में 4 ही एंट्रीज क्यों रखी मैंने, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, ये 4 एंट्री ही क्यों रखी मैंने? वाई इन द पेज टेबल वी हैव ओनली 4 एंट्रीज? चार पेज हैं इसलिए। तो एक सिंपल सी बात है बेटा जी कि जितने नंबर ऑफ पेजेस प्रोसेस में रहेंगे पेज टेबल में उतनी पेज टेबल की एंट्री आएंगी। तो अगर मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा, पेज टेबल इज मेंटेन्ड टू डिनोट which page is stored in which frame। एक पेज टेबल मेंटेन की जाती है ये डिनोट करने के लिए, बताने के लिए कि कौन सा वाला पेज कौन सी वाली फ्रेम पे रखा हुआ है। अब यहां पे एक पॉइंट जो मैं बता रहा था वो ये लिखूंगा, नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल, किसी एक पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन दैट प्रोसेस। एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो इस बात से? है ना, जो ब्लू में लिखा है जितनी एंट्रीज होंगी पेज टेबल में वो उतनी होंगी जितनी की प्रोसेस के पेजेस बने। ठीक है, अब एक पेज टेबल की एंट्री में क्या लिखा आपने, पेज टेबल की एंट्री में यहां क्या लिखा है आपने, इन अ सिंगल पेज टेबल एंट्री व्हाट इज देयर। एक पेज टेबल की एंट्री में क्या रखा हुआ है, यहां पे फ्रेम नंबर रखा हुआ है। क्या रखा है, फ्रेम नंबर। बट होता क्या है ना, जब हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे तो हर एक पेज टेबल की एंट्री में फ्रेम नंबर के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा बिट्स हम रखने वाले हैं। हर एक पेज टेबल की एंट्री के लिए हम देखेंगे कि वो बिट्स क्या हो सकती है और क्यों उनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर यहां पे हम एक पर्टिकुलर पेज टेबल की एंट्री की बात करें, पेज टेबल एंट्री का साइज, तो एक पेज टेबल की एंट्री में एक तो रहता है फ्रेम नंबर, जितनी भी बिट या बाइट में आप फ्रेम नंबर रखोगे वो, प्लस एक्स्ट्रा बिट्स रहती हैं। अब किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बिट्स अगर नहीं दे रखी हो तो 0 ले लेना, दे रखी हो तो ले लेना जो भी दे रखा है। तो ये पेज टेबल की एंट्री है। एक एंट्री में हम फ्रेम नंबर रखते हैं और फ्रेम नंबर के साथ एक्स्ट्रा बिट्स भी रखते हैं। ठीक है, ओके सर। अब जो मैंने ये आपको समझाया, ये जो मैंने आपको समझाया वो क्या समझाया, ये जो मैंने आपको समझाया वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था बबुआ। वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक एग्जाम्पल, जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था थ्रू अ वेरी सिंपल डेसिमल टाइप ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू। बट आपको सबको पता है कंप्यूटर सिस्टम में जो चीजें होती हैं वो किस भाषा में होती हैं, बाइनरी में होती है। किस में होती हैं, बाइनरी में होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पेज नंबर फ्रेम नंबर जो भी कुछ रहेगा वो सब किस में रहेगा, बाइनरी में रहेगा। तो ये जो पेजेस के नंबरिंग आपने की है ये बाइनरी में रहेगी। जी हाँ, ये जो फ्रेम्स की आपने नंबरिंग कर रखी है ये भी बाइनरी में रहेगी। तो हम यहां पे उसी एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को बाइनरी में भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास प्रोसेस के 4 पेजेस हैं, ये रहा पेज 0123, 0123 बाइनरी में। अब बाइनरी आपको पता होनी चाहिए,
ये बहुत बेसिक सा प्रीरिक्विजिट है, नहीं पता है तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीख लो, एक आधा घंटा लगेगा, बस सिर्फ हाफ एन आवर लगेगा, देख लो। कहीं भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, सीओए का वीडियो अगर आपके पास है वहां से देख लो, डिजिटल का लॉजिक का वीडियो है वहां से देख लो, यूट्यूब पे देख लो, मिल जाएगा। पर प्लीज देख के आओ, क्योंकि यहां पे बहुत जरूरत लगने वाली है इसकी। अगर आपने सीओए पढ़ा हुआ है वहां से देख लो, अगर आप ये वाला कोर्स पहले पढ़ रहे हो इट्स ओके, डिजिटल लॉजिक का कन्वर्जन वाला टॉपिक बस आप देख लो, एक हाफ एन आवर में आपको पता चल जाएगा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, और आपको आदत भी हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी यहां पे हम देखते हैं, ये है प्रोसेस, इस प्रोसेस के 4 पेजेस। तो ये रहा पेज नंबर 00, दिस इज पेज नंबर 01, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11। ठीक है, यहां देखिएगा आप, मेन मेमोरी जो दे रखी है, इस मेन मेमोरी में 8 फ्रेम्स हैं, वही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो 8 फ्रेम्स। आप 3 बिट के साथ फ्रेम नंबरिंग करेंगे, 000 से लेके 111 की। यहां पे ये रहेगी पेज टेबल, इस पेज टेबल में कितनी एंट्री जाएंगी, 4 एंट्रीज। क्यों? क्योंकि 4 पेजेस हैं, तो ये रहा 00, 01, 10 एंड 11। अब ये जो 4 एंट्रीज आपने की हैं पिछले वाले पेजेस के, इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 3120, यहां रखा था आपने 3, है ना, तो यहां रखा था आपने पेज 3, यहां रखा था पेज 1, 2 एंड पेज 0। तो अब एंट्रीज क्या होंगी, 00 के सामने क्या रखोगे, पेज 00 कहां पे है, फ्रेम नंबर 110 पे, बाइनरी में लिख दिया, वही सेम चीज, नथिंग एल्स। 01 कहां रखा है, 010 फ्रेम नंबर 2 पर, ये रहा। 2 कहां रखा है, फ्रेम नंबर 4 पर, 100, एंड 113 कहां रखा हुआ है, पेज नंबर 001। तो अल्टीमेटली जो भी कुछ लिखेंगे वो सब बाइनरी में होगा, जो भी हम कुछ लिखेंगे वो सब बाइनरी में होगा। सर हम पेज को 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के नाते आप ये चीज दिमाग में बिठा लो कि सीक्वेंस 0 से ही स्टार्ट होता है नंबरिंग का, क्योंकि एड्रेसिंग जो जहां आ जाती है, नंबरिंग जहां आ जाती है, वहां 0 को भी काउंट करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने नोट्स में भी पेज नंबर डालते हो ना, तो वहां भी 0 से शुरुआत करना चलेगा। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप ऐसी बात ही नहीं करेंगे। जीरो से नंबरिंग स्टार्ट करने का फायदा क्या है, बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपके पास 4 नंबर हैं, तो आप 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, तो आप ये 4 नंबर को सिर्फ 2 बिट में ही स्टोर कर पाएंगे। अगर आप 1 2 3 4 लिखते तो 4 जो आपका 4 नंबर है, नंबर 4, उस नंबर 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट लगानी पड़ती, 100 यहां पे गलत हो जाता, इसलिए एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन मिलता है 0 हमें। अब देखो, ये जो मैंने यहां आपको बताया, ये कुछ भी अलग नहीं है, जो यहां एक्सप्लेन किया था ये था डेसिमल नंबर सिस्टम में, यहां जो एक्सप्लेन किया है ये है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, नथिंग एट ऑल। ठीक है, चलिए अभी यहां पे एक बात समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई डोंट नो इफ यू गाइज आर हैविंग सेम अरेंजमेंट और नॉट। आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो क्या आपकी पूरी क्लास एक साथ बैठती है, एक ही रूम में, एग्जाम के टाइम पे? जब सेमेस्टर एग्जाम होते हैं आपके, तो क्या आपकी जो पूरी क्लास है उनका सिटिंग अरेंजमेंट एक साथ होता है, एक ही रूम में?
नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था। जब हमारे कॉलेज में सिटिंग अरेंजमेंट बनती थी ना, तो हमको सबको टुकड़ों में बांट के अलग अलग बिठाया जाता था। और ऐसे बिठाते थे कि एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा, उसके बीच में एक मैकेनिकल या सिविल का बच्चा। मतलब उनके और हमारे कोर्सेज में एक इतना सा भी कोई कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठे, उसको मेरा पेपर समझना है, मेरे को उसका पेपर समझना है, हमारे सीएस वालों को सीएस वाले का भी पेपर समझना है, ऐसी सिचुएशन। तो देखो होता क्या है कि आप अगर एग्जाम लिखने जाते हो, है ना, तो एग्जाम कंडक्ट करने वाला जो बंदा है वो क्या करेगा? अज्यूमिंग आपके क्लास में टोटल 60 मेंबर्स हैं, रोल नंबर 0 से लेके रोल नंबर 59 तक। अब वो चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स की, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है ना, कॉलेज में जो सिटिंग अरेंजमेंट डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने वाले जो कमिटी के जो हेड है, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो क्लास है तुम्हारी, जो भी एक्स वाई जेड सेक्शन एटसेट्रा जो भी है, उसमें 60 मेंबर्स हैं। इन 60 मेंबर्स को ग्रुप में बांट दो, ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स में बांट दो। तो एक ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट 0 से 5 रोल नंबर का बनेगा, ये आ जाएगा ग्रुप नंबर 0। फिर स्टूडेंट 6 से लेके 11 का बनेगा ग्रुप नंबर 1, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा ग्रुप नंबर 50, रोल नंबर 54 से लेके 59 तक, जो बनेगा ग्रुप नंबर 9। मेरे हिसाब से 10 ग्रुप बन रहे हैं 0 से लेके 9 तक, है ना। अब होता क्या है ना, ये मेरे कॉलेज के जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा रैंडम असाइनमेंट करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 0 से 5 को इस क्लासरूम में बिठाया तो 6 से लेके 11 इस रूम में बैठेंगे, ऐसा करते ही नहीं थे वो, क्योंकि पता था कि ये सब के सब मक्कार हैं, सब चीटर हैं, कुछ तो भी चीटिंग करेंगे, कुछ तो जुगाड़ बिठाएंगे। तो वो क्या करते थे ना, एकदम रैंडम असाइन करते थे। ऐसे रैंडम क्लासरूम असाइन करते थे कि हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे कि कौन से को किसका कौन सा वाला रूम मिलेगा और उसके नेक्स्ट वाला हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। एक इस कोने में, एक इस कोने में। वॉशरूम भी कॉमन नहीं रहता था कि बीच में कहीं चले जाएं एग्जैक्टली इस टाइम पे और आंसर्स जो है स्वैप एटसेट्रा कर ले। बैंगलोर वाला कॉलेज, बेटा बैंगलोर वाले कॉलेज में ना चीटिंग तुम भूल जाओ। आईआईएससी बैंगलोर की बात ही नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं बीटेक वाले कॉलेज में, जहां पे चीटिंग प्रिवेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि लोग कर सकते हैं। आईआईसी बैंगलोर में वो तुमको खुला हाथ दे दे, तुमको करना है चीटिंग कर लो, पास वाला तुमको चीटिंग ही नहीं कराएगा। तुम कितनी ही नोट्स ले आओ, तुमको मार्क्स नहीं आएंगे जब तक इधर कुछ लर्निंग नहीं मिलती है। तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है। तुम ये भी सोच सकते हो कि उनका पेपर किस लेवल का आएगा, अभी वो लेवल ही नहीं है। एग्जाम में बहुत सारे पेपर जो होते हैं वो ओपन बुक पेपर होते हैं। आईएससी में ओपन बुक पेपर का मतलब समझते हो? ऑफलाइन तुम जो रिसर्च पेपर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, जो बुक ले जाना चाहते हो, नोट्स ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। फिर भी तुमको अगर 50% से ज्यादा मार्क्स आ गए, गारंटी लेते हैं टीचर वहां के, अभी तुम्हारा लेवल नहीं आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। समझे? वापस आइए इस बारे में। तो सुनो जरा यहां क्या मैं कह रहा हूं कि आपके ये जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले जो टीचर थे या जो कॉलेज के पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, ग्रुप में बांट दिया, 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 10 ग्रुप्स बने। और इनको, आपके कॉलेज में बहुत सारे रूम्स हैं अलग अलग, बहुत सारे रूम्स हैं अलग अलग। तो ये है आपका कॉलेज जहां पे एक्चुअल में स्टूडेंट्स बैठेंगे, और इन ग्रुप्स को अलग अलग रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बहुत सारे रूम्स हैं, लेट्स से रूम नंबर 0 है, रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 3 है, 4 है, 5 है, एन नंबर ऑफ रूम्स है। एक एक ग्रुप को एक एक रूम में असाइन करा दिया कि ग्रुप नंबर 1 बैठेगा यहां पे, ग्रुप नंबर 2 यहां बैठेगा, ग्रुप नंबर 3 यहां बैठेगा, ग्रुप नंबर 9 यहां बैठेगा। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग रैंडम असाइनमेंट कर दिए।
बट ये उनको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा वाला ग्रुप किधर बिठाया मैंने। तो इसके लिए वो क्या करते हैं ना, एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं अपने पास, जो लिस्ट आपको अपने नोटिस बोर्ड पे दिखाई जाती है। ये लिस्ट जो है ये आपको नोटिस बोर्ड पे दिखाई जाती है। जब आप कॉलेज में एंटर करते हो अपना वो एप्लीकेशन, जो एंट्री कार्ड होता है जो भी आपको मिलता है, उस एंट्री कार्ड के हिसाब से देखते हो मेरा रोल नंबर किधर आया, कौन से रूम में है, रूम नंबर 6 या 4 या 1 या 2 या 10, जो भी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके, है ना, होता है ना ऐसा। तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर यहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ट लगा दिया जाएगा एंट्री के जगह पे। तो जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करोगे तो इस चार्ट के पास जाओगे, इस चार्ट में देखोगे कि ग्रुप नंबर 0 का मेरा रोल नंबर कौन से वाले में, ग्रुप नंबर 0, ठीक है, ग्रुप नंबर 0 कहाँ बैठा हुआ है, ग्रुप नंबर 1 कहाँ बैठा हुआ है, ग्रुप नंबर 2 कहाँ बैठा हुआ है। इस तरीके से हर एक ग्रुप का एक 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 यहाँ पे लिखा होगा एंट्री। तो पहले तो आप अपने रोल नंबर से ग्रुप डिफाइन करोगे कि मेरा रोल नंबर कौन से वाले ग्रुप में है, फिर उस ग्रुप को आप चेक करोगे इस पर्टिकुलर लिस्ट में, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने रूम में पहुंच जाओगे। रश्मि, गेट एग्जाम में चीटिंग नहीं होती है ना, और ये जो कॉलेज में चीटिंग होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे, जिनके मेरे से बहुत अच्छे परसेंटेज बने थे, ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा कि अब बता भी नहीं सकते। अरे गई और हम कहाँ पहुंच गए, समझो जरा इधर। तुम अपना अपना फेस धोने पे विश्वास रखो कि अपनी जिंदगी बन जाए अपने तरीके से। अब समझो क्या कहा मैंने, ये ग्रुप कहां बैठा है कौन सी जगह पे, इसके लिए एक लिस्ट दी जाती है। पर आपको क्या अपने घर से पता होगा कि मुझे किस ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप नंबर 0 में कि 1 में कि 2 में कि 3 में 4 में? क्या जब आप घर से निकलते हो आपका जो ये एडमिट कार्ड आपके हाथ में रहता है, वहां से आपको पता रहता है क्या कि आपको कौन से वाले ग्रुप में डाला जाएगा? नहीं, आपके हाथ में क्या रहता है, आपका रोल नंबर। आपके हाथ में क्या रहता है, आपका रोल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। तो यहां पे अगर इस एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो आपको सबसे पहले आपका रोल नंबर मिलेगा, मिलेगा, रोल नंबर मिला। इस रोल नंबर से आपको क्या पता करना पड़ेगा कि मेरा रोल नंबर जो है किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। फिर इस ग्रुप नंबर से आप सर्च करोगे, किसमें, इस लिस्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, आपका रूम नंबर मिलेगा जहां पे आपको बैठना है। रियल लाइफ एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। चलिए, इतनी बात मुझे लगता है आप सब लोग को समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को कि अब यही चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। अब प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा डिटेल में कैसे जाएंगे सर? पहले तो ओके, ये देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेजेस, ऑलरेडी लिखा हुआ था। फिजिकल मेमोरी डिवाइडेड इनटू सेम इक्वल साइज ऑफ फ्रेम्स। तो मेन मेमोरी को जब हम डिवाइड करते हैं तो फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं ऐसे। ये है फ्रेम नंबर्स। सेम साइज फ्रेम का भी होता है जो पेज का साइज है। फिर आगे ओके, ये पॉइंट है, पेजेस आर स्कैटर्ड इन द फ्रेम्स, ठीक है। पेज टेबल इज यूज टू मैप अ प्रोसेस पेज टू अ फिजिकल फ्रेम। पेज टेबल हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल में होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, है ना। एक पॉइंट और यहां पे ऐड करना है जो आपके नोट्स में जाएगा,
वो है ओएस मेंटेन्स अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस की अपनी अलग पेज टेबल होती है। P1 प्रोसेस की अपनी पेज टेबल, P2 की अपनी, P3 की अपनी, P4 की अपनी, जितनी भी प्रोसेस रहेंगी उन सब की प्रोसेस की पेज टेबल अपनी अपनी अलग रहती है, सब प्रोसेस की। तो अगर 50 प्रोसेसेस मेन मेमोरी में हैं तो 50 प्रोसेस के 50 अलग अलग पेज टेबल्स रहेंगे। जो भी प्रोसेस रन होने आएगी वो अपना पेज टेबल एक्सेस करेगी, ताकि सिर्फ अपने ही पेजेस को मेन मेमोरी में वो एक्सेस कर पाए। ये प्रोसेस है, इसके पेजेस यहां रखे, कोई दूसरी प्रोसेस के पेजेस यहां पे रखे होंगे, तो जब वो रन करने आएगी उसकी पेज टेबल एक्सेस होगी और उसकी पेज टेबल से उसके ही पेजेस एक्सेस होंगे। इन पेजेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट सबसे आखिरी में यहां लिखा हुआ है कि ओएस अपनी अपनी पेज टेबल की अपनी अपनी प्रोसेस की अपनी अपनी पेज टेबल रखता है, इससे आप प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेमोरी प्रोटेक्शन, कि जो प्रोसेस रन होगी अपना पेज टेबल ही एक्सेस करेगी और अपना ही पेज का उसको फ्रेम नंबर मिलेगा। दूसरी प्रोसेस की पेज के फ्रेम नंबर नहीं मिलेंगे तो वो किसी दूसरी प्रोसेस की पेज एक्सेस ही नहीं कर पाएगी। अब सुनो, यहां पे बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं जो प्रोसेस का बड़ा वाला पार्ट है वो, ठीक है, या पेजिंग का जो बड़ा वाला पार्ट है वो। बट उसके पहले एक सिंपल सी बात करते हैं कि जब हमने 4 पेज लिए हैं प्रोसेस के, तो बाइनरी में हमने उन 4 पेजेस को नंबरिंग करने के लिए 2 बिट लगाई। 4 पेज है तो 2 बिट, क्यों? 2 × 2 = 4। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स 8 थी, 8 8 = 2 × 3, इसलिए कितनी बिट में फ्रेम नंबर मिला हमें? 3 बिट में, है ना? तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने में कितनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी, तो वो आएगा लॉग ऑफ नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस। प्रोसेस में कितने पेजेस हैं उसका लॉग बेस 2 पे। सिमिलरली अगर हमें देखना है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर में कितनी बिट्स लगानी है, तो आप क्या लेंगे? लॉग ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेमोरी। विच मेमोरी? फिजिकल मेमोरी, ऑफ कोर्स मेन मेमोरी। वीकली एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितनी शांति लग रही है, मैं इतना आराम से पढ़ा पा रहा हूँ, वाह मजा आ रहा है। फालतू के तुम्हारी ना इधर उधर की कमेंट आ रही है और ना ही कोई तुम्हारा डिस्टरबेंस मेरे तक पहुंच पा रहा है। आई एम हैप्पी, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही होगा। अब जिसको इसमें तकलीफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने ही मेरे को परेशान किया। कुछ तो भी बातें चले जा रही है इधर उधर की, इधर उधर की, तुमको पढ़ना है नहीं, फालतू की बातें करनी है तो करो, जितना करना है करो, लिखो जो लिखना है, मेरे तक नहीं पहुंच रही। देखो, बाइनरी का सिंपल सा खेल है। अगर 4 पेजेस हुए हैं मेन मेमोरी प्रोसेस के अंदर, 4 पेजेस हैं, तो पेज नंबर को 2 बिट लगेगा। इसको आप 2 की पावर में लिखो, जो भी पावर आएगा वो पेज नंबर की बिट्स होंगी। कैसे? ये देखो, कितनी बिट में आप पेज के नंबर्स लिखेंगे? 2 बिट में लिखे, क्यों? क्योंकि 4 ही पेज थे। तो 00011011 2 बिट में काम हो गया। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 8 पेजेस होते, 3 बिट में काम हो जाता। किसी प्रोसेस में उसकी साइज के अकॉर्डिंग 16 पेजेस होते तो 4 बिट में काम हो जाता। अगर यहां पे मैं लिखूं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके 128 के पेजेस हैं, 128 होता है 2 की पावर 7, के होता है 2 की पावर 10, मल्टीप्लीकेशन में है 2 पावर 7 × 2 पावर 10, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, 2 पावर 17 बनेगा। अगर 2 पावर 17 नंबर ऑफ पेजेस हैं तो 17 बिट्स यूज में आएंगे।
ठीक है। अच्छा उल्टा पूछूं तो, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पेज नंबर 23 बिट से डिफाइन किया हुआ है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ पेजेस आएंगे प्रोसेस के अंदर? 2 पावर 23 पेजेस। सिंपल। सेम चीज फ्रेम के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज लिखेंगे हम, सेम टू सेम। जितनी फ्रेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम का नंबर मिलेगा। अब अगर बकवास करिए तो मैं लिटरली उसको ओपन नहीं करूंगा। कोई भी चाहे एक भी बकवास करेगा या दो बकवास करेगा, फालतू की बातें नहीं होनी क्लास में। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नंबर ऑफ फ्रेम्स या नंबर ऑफ पेजेस से पेज नंबर या फ्रेम नंबर निकलता कैसे? तो नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने होंगे, उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर निकल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये बेसिक सा कंसेप्ट था। अगर आपको ये पता है तो उससे ये निकल सकता है, ये पता है तो ये निकल सकता है। एक क्विक क्वेश्चन में देता हूं, क्विकली आंसर टाइप करना। क्विक क्वेश्चन। अज्यूम अज्यूम करो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है उसमें 14 बिट का पेज नंबर है। पेज नंबर 14 बिट का है। नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 2 पावर 14, 16 के। यस, यस, यस। उल्टा, उल्टा अगर मैं बोलूं कि मान लो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस जो आए हैं 1 M आए हैं, 1 मेगा। 1 मेगा होता है 2 की पावर कितना? 20। तो बताइए पेज नंबर में कितनी बिट लगेगी? 20 बिट लगेगी। 20 बिट का पेज नंबर लगेगा। सेम चीज फ्रेम नंबर के लिए भी है। बिट से या नंबर ऑफ फ्रेम से, फ्रेम नंबर बिट या नंबर ऑफ फ्रेम बिट से, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स आर देयर, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए। अच्छा, अब ये क्या एक पेज के अंदर खाली एक एक ही बाइट रहती है या ज्यादा बाइट रहती है? सर ज्यादा बाइट रहती है। एक एक जो पेज आता है ना, एक्चुअल में ये एक पेज जो हमने लिया है, ये 1 1 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 8 किलोबाइट के अराउंड होता है। प्रैक्टिकली एक पेज में जो कंटेंट आप यहां से रखते हो ना, ये जब प्रोसेस का डिवीजन करते हो तो किलोबाइट के पेजेस पेजेस बनते हैं। 1 किलोबाइट का एक पेज, फिर अगले 1 किलोबाइट का एक पेज, अगले 1 किलोबाइट का एक पेज, ऐसे। मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़ी साइज के पेजेस होते हैं। एक पेज में बहुत सारा कंटेंट आता है, बहुत सारा। ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया कि एक पेज में बहुत सारा कंटेंट आता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो समझने की कोशिश ऐसे करेंगे कि यहां पे हम अज्यूम करते हैं एक प्रोसेस में 4 पेजेस हैं और जो मेमोरी है उसमें 8 फ्रेम्स हैं। और एक और बात, पेज का साइज जो दे रखा है वो दे रखा है 2 बाइट्स का। एक पेज में दो दो बाइट है। 128 बेटा होता है 2 पावर 7, किलो होता है 2 की पावर 10। सिंपल सा गणित लगाओगे सूरज बाबू तो आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ। समझो क्या कह रहा हूं मैं। एक प्रोसेस के 4 पेजेस हैं, मेन मेमोरी में 8 फ्रेम्स हैं और एक एक पेज का साइज 2 बाइट है। अगर पेज में 2 बाइट रखते हो तो फ्रेम का साइज क्या आएगा? पेज का साइज अगर 2 बाइट का है तो फ्रेम का साइज क्या आएगा?
2 बाइट ही आएगी। क्यों भाई 2 बाइट क्यों आएगी? 2 बाइट क्यों आएगी? क्योंकि पेज का साइज फ्रेम का साइज बराबर बराबर ही होता है। अच्छा, अगर एक प्रोसेस में 4 पेजेस है, चारों के चारों 2-2 बाइट के हैं, तो प्रोसेस का साइज बताओ जरा। प्रोसेस का साइज क्या आएगा? 4 पेज, हर एक पेज 2-2 बाइट का, 2 बाइट प्लस 2 बाइट प्लस 2 बाइट प्लस 2 बाइट, 8 बाइट का प्रोसेस का साइज आ जाएगा। अच्छा, मेन मेमोरी का साइज कितना आएगा फिर? फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी का साइज कितना आएगा? 8 फ्रेम्स है, हर एक फ्रेम का साइज 2-2 बाइट का, 16 बाइट की मेन मेमोरी, 16 बाइट्स की मेन मेमोरी। अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर मैं प्रोसेस के अंदर हर एक बाइट को नंबरिंग करूं, जस्ट बिकॉज प्रोसेस की साइज बाइट में 8 बाइट है, विच इज 2 पावर 3 बाइट, तो प्रोसेस में हर एक बाइट की जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी? वो होगी 3 बिट में, प्रोसेस के अंदर। और मेमोरी के अंदर 16 बाइट है, विच इज 2 पावर 4 बाइट। तो मेमोरी के अंदर एक एक बाइट को अगर आप एड्रेसिंग करोगे, जो कि मेमोरी का एक्चुअल में तरीका ही वो होता है कि मेमोरी में हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, तो अगर एक एक बाइट का एक एड्रेस या एक एक बाइट का नंबरिंग करोगे, तो वो नंबरिंग क्या आएगी? 4 बिट में आएगी। आएगी। चलो, तो यहां देखो जरा, ये आपको ये सही है। ये आपको फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी दिख रही होगी। आप 4 बिट का एड्रेस यहां देख सकते हैं, 0000 से लेके 1111 तक का देख पा रहे हो? कैन यू सी दैट? है ना? और यहां देखिए जरा, यहां डिवीजन नहीं किया पर कर देते हैं। 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस में आपके पास में 8 बाइट आएंगी। बाइट नंबरिंग 000 001 010 011 100 101 110 111। ये हो गई बाइट नंबरिंग। प्रोसेस के अंदर हर एक बाइट की नंबरिंग कर दी। 2 बाइट, अगर आप कलेक्शन यहां करेंगे तो 2 बाइट का आपको क्या बना? एक पेज बना, पेज नंबर 0, 2 बाइट का। देखो पेज नंबर 0, क्यों? क्योंकि पेज का साइज 2 बाइट का है। ये भी पेज नंबर 1 2 बाइट का, पेज नंबर 2 2 बाइट का, पेज नंबर 3 2 बाइट का। दिख पा रहा है? क्या आप देख पा रहे हो? क्या आप यहां से देख पा रहे हो? अरे बोलो भाई, दो बोलो। हम्म ये है एड्रेसेस प्रोसेस के अंदर, या कह सकते हैं प्रोसेस में हर एक बाइट का नंबर, और 2-2 बाइट का कलेक्शन हमने एक पेज बना दिया। यहां पे भी वैसा ही करेंगे ना सर? तो ये लीजिए, 2-2 बाइट का कलेक्शन हमने फ्रेम्स बना दी। ये बन गई। तो यहां पे ये है हमारे पास फ्रेम नंबर 0, ये है फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, इन बाइनरी 4 5 6 एंड 7। 2-2 बाइट का कलेक्शन बन गया, फ्रेम्स का बन गया। समझ में आई बात? सील करना है बेटा वेदांत, सील वैल्यू लगानी है यहां पे। हम्म चलो, अब समझो जरा, यहां पे पेज टेबल में तो हर एक पेज नंबर की ही एंट्री है, क्योंकि पूरा का पूरा पेज जाएगा यहां कहीं ना कहीं। अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पे ना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? वही वाला जो पेज टेबल का हमारा एग्जाम्पल था, ये वाला, कि पेज नंबर 0 था 1106 पे, 6241, 6241, 6241,
एंड 1। पेज नंबर 0 था हमारे पास 6 पर, यहाँ पे है पेज नंबर 0। 2 बाइट है पेज नंबर 0 की, देखो ये 2 बाइट यहाँ रखी है, एक एक के बाद एक। पहली वाली बाइट यहाँ रखी है, दूसरी वाली बाइट यहाँ रखी है। पेज नंबर 1 कहाँ रखा है? 2 पे, तो ये पेज नंबर 1 यहाँ पे रखा रहेगा फ्रेम नंबर पे, दोनों बाइट। फिर फ्रेम नंबर 2 कहाँ रखा? पेज नंबर 2 है 4 पर, पेज 2 यहाँ रखा है फ्रेम नंबर 4 पर। एंड पेज नंबर 3 यहाँ रखा हुआ है। सेम चीज जो हमने किया हुआ है। सर इसके क्वेश्चन करा दो, नहीं कराऊं मैं तुमको, ना तो क्वेश्चन कराऊंगा ना कुछ ही कराऊंगा। आज ही गेट एग्जाम ले लूं? अच्छा एक बात बताओ, ये तुम लोग के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते कैसे हैं? तुम लोगों के दिमाग में ऐसे आते कैसे हैं क्वेश्चन? मैंने अभी आधा कंसेप्ट भी नहीं पढ़ाया, बीच में हूं, कंसेप्ट के बीच में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सर इसका क्वेश्चन करा दो। पता है ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका फोकस वहां है ही नहीं जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका फोकस बस ये है कि सर आप बस जो पढ़ाना है पढ़ा दो, हमको खाली ये बता दो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, हम रट रूट लेंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे कर लेंगे, काम खत्म। और अगर आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता है तो आप रिकॉर्डेड 2x स्पीड में देखो और क्विकली क्विकली आगे बढ़ जाओ। मन बहुत ही चंचल, देखो एडमिट भी कर रहे हो कि मन चंचल है, तो फिर ये भी एडमिट करो कि इस चंचल मन के साथ में एग्जाम निकालना। समझो अभी इधर कि पेज 2 बाइट का पेज हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब देखो जब सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है ना, तो सीपीयू को क्या दिखता है? सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें जो एड्रेसेस होते हैं, वो एड्रेसेस मेन मेमोरी के एक्चुअल एड्रेस नहीं होते। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट होते हैं, इनमें प्रोसेस जब बनती है तब प्रोसेस को खुद नहीं पता होता है कि उसके पेज मेन मेमोरी में एक्चुअल में कहां रखेंगे। जब प्रोसेस बनाई जाती है और जब उसमें एड्रेसेस डाले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तो उन एड्रेसेस में अरे प्रोसेस को खुद ही नहीं पता है कि हम कहां ठहरने वाले हैं, तो ये एड्रेस कैसे देगा? नहीं देगा। तो फिर जब प्रोसेस बनाई जाती है तो इस प्रोसेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो एड्रेसेस होते हैं ना, वो एड्रेसेस होते हैं ये वाले, कि मुझे तो इस प्रोसेस का ये वाला कंटेंट चाहिए जो एड्रेस 000 वाला है, ये वाला कंटेंट चाहिए जो एड्रेस 001 वाला है, ये कंटेंट चाहिए जो एड्रेस 010 वाला है, एंड सो ऑन। बाकी का फिर तुम सिस्टम देखो, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे को ये चाहिए, तुम लाके दे दो। कौन लाके देगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लाके देगा। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक होती है, वो लाके देगा। क्या करेगा वो जो भी प्रोसेस का कंटेंट उसको चाहिए कि ये वाले एड्रेस का ये कंटेंट चाहिए, लाके दो भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, कहीं से भी लाओ, लाओ बस लाओ। तो है क्या बात कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो प्रोसेस को अपना कौन सा वाला पार्ट दिखता है? ये एड्रेसेस उसको दिखते हैं, और उन एड्रेस के सामने वो एक्सपेक्ट करता है कि ये वाला कंटेंट मुझे चाहिए। अब वो कंटेंट जो है वो कहां रखा है, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सिमिलरली यहां पे आप समझिएगा कि मान लो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक चेकिंग स्क्वाड आता है, हमारे यहां उसको फ्लाइंग स्क्वाड कहते थे, जो चीटिंग चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता था। तो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जब फ्लाइंग स्क्वाड आता था, उसको नहीं पता कि तुम्हारी ब्रांच के बच्चे जो हैं किन किन रूम में बैठे हुए हैं। उनको यह भी नहीं पता है कि रोल नंबर 15 कहां बैठा है या 16 कहां बैठा है। उनको तो किसी ने टिप दे दी, उनको एक रिक्वायरमेंट दे दी कि रोल नंबर 10 वाला बच्चा जो इस बैच का है वो चीटिंग कर रहा है। तो वो क्या बोलेगा जाके, जहां भी सेंट्रल रूम है, जहां उस कॉलेज का एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम है, उस पर्टिकुलर कंट्रोल रूम में जाके बोलेगा लिस्ट में से कि ये रोल नंबर 10 वाले बच्चे को के पास लेके चलो, मेरे को चेक करने का है।
उससे उसको कोई मतलब नहीं कि वो 10 रूम वाला बच्चा या रोल नंबर 10 वाला बच्चा कहां किस कमरे में बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको क्या दिख रहा है, उसके पास तो एक लिस्ट है कि ये वाली बैच है, ये यूनिवर्सिटी के रोल नंबर है 0 से लेके 59 और ये बैच के सीक्वेंस नंबर है। उसने एक नंबर बताया कि मेरे को ये रोल नंबर 10 चाहिए। अब ये तो कॉलेज की जिम्मेदारी है ना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ये रोल नंबर 10 तक पहुंचा कैसे जाए। तो मैनेजमेंट पहले क्या देखेगा कि ये रोल नंबर 10 कौन से वाले ग्रुप में है, देखो रोल नंबर 10 कौन से वाले ग्रुप में है, फिर उस ग्रुप को चेक करेगा इस लिस्ट में कि ये ग्रुप कहां बैठा हुआ है, कौन से वाले रूम में। फिर उस पर्टिकुलर रूम में जाएंगे और उस रूम में देखेंगे भैया कहां है रोल नंबर 10, सीक्वेंस में देख लो ये रहा रूम नंबर 10, रोल नंबर 10। तो जब कभी वो फ्लाइंग स्क्वाड वाला बंदा यूनिवर्सिटी से आएगा और बोलेगा मुझे रोल नंबर 10 के बंदे के पास लेके चलो, तो ये मैनेजमेंट बीच में आएगा। कौन सा, कॉलेज का मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट क्या करेगा, चेक करेगा कि ये रोल नंबर 10 वाला बच्चा कौन से ग्रुप का है। फिर उस ग्रुप के लिए लिस्ट चेक करेगा कि ये लिस्ट के हिसाब से ये ग्रुप कौन से वाले बंदा, ये ग्रुप कहां बैठा हुआ है, कौन से रूम में। वहां जाएंगे, लेके जाएंगे इसको और उस रूम में रोल नंबर 10 ढूंढ लेंगे। किसकी जिम्मेदारी थी, मैनेजमेंट की। पर क्या वो जो फ्लाइंग स्क्वाड वाला बंदा लिस्ट लेके आया था उसको पता था कि ये बंदा कहां बैठा हुआ है, रोल नंबर 10 कौन से रूम में। अरेंजमेंट पता था, नहीं पता था। तो फिर वो क्या लेके आया, लिस्ट लेके आया, खाली एक कौन सी वाली लिस्ट लेके आया, ये कि ये है टोटल 60 स्टूडेंट्स की लिस्ट, रोल नंबर 1 ये नाम, रोल नंबर 2 ये नाम, रोल नंबर 3 ये नाम, दैट्स इट, खत्म। उसके पास ये चीज थी। तो उसको क्या विजिबिलिटी थी कि भैया 60 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 0 से लेके 59 उनके ये नाम है, काम खत्म। उसको ये विजिबिलिटी नहीं थी कि ये सारे बच्चे अलग अलग रूम में कहां कहां बैठे हुए हैं, उसको नहीं पता। तो जब भी वो जरूरतमंद होगा कि उसको ये वाला बंदा चाहिए, ये रोल नंबर या ये रोल नंबर, वो ये रोल नंबर बताएगा। मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट का पर्सन उस रोल नंबर के हिसाब से ग्रुप, ग्रुप के हिसाब से रूम नंबर जाके और उस बच्चे को ढूंढेगा। एग्जैक्टली यहां भी वही है, एग्जैक्टली यहां भी वही है कि जब भी कभी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते होते ये पता कर पाएगी क्या खुद से कि मेरा ही एक्चुअल कंटेंट कहां रखा है मेन मेमोरी में, नहीं। तो उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा नहीं, उसको क्या दिखेगा, ये सारे एड्रेसेस, ये सारे स्टूडेंट्स उसको दिखेंगे। और ये सारे स्टूडेंट्स मतलब कि ये सारे एड्रेसेस उसको दिखेंगे। अब ये एड्रेस क्या एक्चुअल में मेन मेमोरी का एड्रेस है क्या, ये एड्रेसेस क्या एक्चुअल में मेन मेमोरी के एड्रेस है, नहीं है। मेन मेमोरी के एड्रेस तो ये है एक्चुअल एड्रेस जहां पे कंटेंट रखा है। ये क्या है, ये लोकेशन नहीं है, खाली सीक्वेंस नंबर है प्रोसेस में हर एक बाइट का, कि ये बाइट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, बस प्रोसेस का सीक्वेंस नंबर है। तो ये जो नंबर यहां मैंने लिखे हुए हैं, इन नंबर को कहा जाता है लॉजिकल एड्रेसेस। क्यों लॉजिकल एड्रेसेस, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लॉजिकल है बस। ये लॉजिकल लोकेशन है, जैसा कि वो फ्लाइंग स्क्वाड वाले बंदे ने बोला कि मुझे रोल नंबर 10 वाला बच्चा चाहिए। तो रोल नंबर 10 जब उन्होंने बताया तो ये कोई लोकेशन थोड़ी है किसी रूम की और उस स्टूडेंट की कि ये स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, इसकी चेकिंग करनी है। उन्होंने तो लॉजिकली बस एक रोल नंबर बता दिया कि ये रोल नंबर 10 वाला बच्चा मुझे चाहिए, इसकी चेकिंग करेंगे। तो यहां पे भी सेम, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी तो वो क्या बोलेगी, वो जनरेट करेगी एक एड्रेस और वो क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस। अब ये लॉजिकल एड्रेस का कंटेंट, ये वाला कंटेंट एक्चुअल में कौन सी वाली एड्रेस पे रखा हुआ है, ये कौन निकालेगा, मैनेजमेंट। कौन सा, कॉलेज का मैनेजमेंट नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है एक, वो निकालेगा। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है एक, वो हेल्प करेगा किसकी, इस प्रोसेस की। प्रोसेस बोलेगी कि मेरे को यार 100 के सामने जो बाइट है ये वाला कंटेंट लाके दे दो, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आएगा, हेल्प कर देगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो आएगा वो कर देगा। अब देखो एग्जाम्पल में, अगर
मुझे रोल नंबर दिया गया, तो पहले उस रोल नंबर से हमें क्या पता करना पड़ेगा कि ये रोल नंबर किस ग्रुप का पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां लिस्ट जो बनाई है ग्रुप वाइज बनाई है, लिस्ट जो बनाई है ना ग्रुप वाइज बनाई है, और बच्चों को भी ग्रुप वाइज रखा है रूम्स में, है ना। यहां क्या है, यहां पे भी जब सीपीयू कभी कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, तो हम क्या पता करेंगे कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस किस पेज का पार्ट है, ये पता करना पड़ेगा। क्यों? वहां ग्रुप है, यहां पेजेस हैं। तो अगर ये बोला कि 000 एड्रेस है, तो ये 000 एड्रेस क्या है, पेज नंबर 0 का पार्ट। 001 पेज 0 का पार्ट, 010 पेज 1 का पार्ट, 011 पेज 1 का पार्ट, ये पेज 2 का पार्ट, ये पेज 2 का पार्ट, ये 3 का, ये 3 का। तो जब भी कोई सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, पहले हम पता करेंगे कि ये लॉजिकल एड्रेस किस पेज नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं यहां पे वो पॉइंट लिखता हूं, सीक्वेंस सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस। तो सबसे पहले सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, फाइंड पेज नंबर पी। हमें एक पेज नंबर पी फाइंड करना पड़ेगा कि पी क्या है, 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, कौन से पेज को बिलोंग करता है ये लॉजिकल एड्रेस। फाइंड पेज नंबर 3 इन विच, और लिखना चाहिए टू विच लॉजिकल एड्रेस बिलोंग्स, जिसपे लॉजिकल एड्रेस बिलोंग करता है। पेज नंबर मिला, हाँ जी। अब हम पेज नंबर से सर्चिंग कर सकते हैं पेज टेबल में। अगर वो पेज 0 का पार्ट है तो हम यहां जाएंगे, फ्रेम नंबर पता चलेगी। 1 का पार्ट है तो फ्रेम नंबर उसकी पता चलेगी, 2 का पार्ट है तो उसकी फ्रेम नंबर पता चलेगी, 3 का पार्ट है तो उसकी फ्रेम पता चलेगी। ऐसे हम पेज नंबर के हिसाब से पेज टेबल में सर्चिंग करेंगे। तो हम सर्च करेंगे, सर्च इन पेज टेबल फॉर पेज नंबर पी। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रेम नंबर एफ मिलेगा। एफ नथिंग बट कोई तो फ्रेम नंबर है जिसको हमने एफ से डिफाइन किया हुआ है। अब हम फ्रेम नंबर एफ पे जाएंगे मेन मेमोरी में, गो टू फ्रेम नंबर एफ एंड गेट द कंटेंट जो चाहिए था। बहुत सारी मिस्ट्री है अभी भी इसमें, हाँ बहुत सारी मिस्ट्री है। दो मिस्ट्री सबसे बड़ी ये है कि सर लॉजिकल एड्रेस से पेज नंबर पता कैसे करेंगे, कोई तो मेथड होती होगी। हाँ है। और जब फ्रेम नंबर पे चले गए तो एक फ्रेम के अंदर तो ढेरों सारी बाइट्स होगी, उन बाइट में से कौन सी बाइट सीपीयू को चाहिए थी ये कैसे मार्क करेंगे। 2 बाइट है अभी फ्रेम नंबर के अंदर, एक फ्रेम के अंदर 2 बाइट है, ये देखो ये वाली की ये वाली, सीपीयू को ये बाइट चाहिए कि ये बाइट चाहिए, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा बाइनरी का कंसेप्ट है। देखो जरा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां देखोगे जरा तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप देखो हर एक पेज के अंदर 2 बाइट है। अगर हर एक पेज के अंदर 2 बाइट है तो किसी एक पेज के अंदर की बाइट को नंबरिंग करने के लिए एक सिंगल बिट से काम चलेगा कि पहली वाली बाइट को हम देंगे, ये है इस पेज की बाइट 0 और बाइट 1, इस पेज की बाइट 0 बाइट 1, इस पेज की बाइट 0 बाइट 1, इस पेज की बाइट 0 बाइट 1। ठीक है, अब यही चीज जो है आप यहां इन नंबरों में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। पेज नंबर कितनी बिट का, 2, तो लेफ्ट वाली 2 बिट पेज नंबर हर एक एड्रेस में से आप देख लो, ये देखो लेफ्ट वाली 2 पेज नंबर दिख रही है, दिख रही है, हर एक में ये 2 पेज नंबर आ गया। ये यहां पे 0101 सेम पेज नंबर है, ये देखो 1010 सेम पेज नंबर है, 1111 पेज नंबर है। तो जो भी कोई एड्रेस लॉजिकल एड्रेस दिया जाए, उस लॉजिकल एड्रेस में से हम देख सकते हैं कि पेज नंबर के लिए कितनी बिट चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस थे 4,
दो बिट चाहिए, तो हमने लेफ्ट वाली दो बिट से पेज नंबर निकाल लिया। बची एक बिट किस काम की? ये एक बिट बताएगी कि इस पेज नंबर 0 का कौन सा बाइट, ये वाला कि ये वाला, 0 की 1, 0 और 1। पेज नंबर 1 देखो, पेज नंबर 1 की बाइट 0 एंड 1। पेज नंबर 2 देख पा रहे हो 1010, उसकी बाइट 0 बाइट 1। पेज नंबर 11 बाइट 0 बाइट 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल एड्रेस जो है उसके दो हिस्से, दो टुकड़े कर सकते हो। लेफ्ट वाला टुकड़ा बताएगा आपको पेज नंबर कितनी बिट का, और राइट वाला हिस्सा बताएगा पेज नंबर के अंदर कौन सी वाली बाइट नंबर। लेफ्ट वाला हिस्सा पेज नंबर 00, ये बताएगा बाइट 0 है इसका या बाइट 1 है इसका, इस तरीके से। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक लॉजिकल पार्ट लिख सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पूरा लॉजिकल एड्रेस है, इस लॉजिकल एड्रेस में लेफ्ट मोस्ट बिट्स आएंगी टू डिनोट पेज नंबर, और राइट वाली आएंगी बाइट नंबर ऑफ द पेज। जो भी पेज है उसका कौन सा बाइट नंबर, 0 की 1 की 2 की 3, जितनी भी बाइट्स होंगी उसके जैसे, है ना। अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां पे जब भी हम इसको ऐसे लिखेंगे तो मैं डिनोट करूंगा पेज नंबर को P से, बाइट नंबर को D से। D इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्ड है ऐसा। मैं एक कन्वेंशन यूज करने वाला हूं, बाइट नंबर ऑफ द पेज D से रिप्रेजेंट करूंगा, पेज नंबर P से रिप्रेजेंट करूंगा, हमेशा ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ओके फाइन। मान लो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, वो लॉजिकल एड्रेस है 011। क्या करोगे? दो पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? अब देखो आपको पता होना चाहिए कि पेज नंबर के लिए और बाइट नंबर के लिए कितनी कितनी बिट लगेगी, है ना। नंबर ऑफ पेजेस थे 4, 2 बिट पेज नंबरिंग के लिए लगी लेफ्ट वाली। एक पेज के अंदर थी 2 बाइट, 2 बाइट, इसलिए 1 बिट लगी डी के लिए। तो क्या हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स फॉर डी, या डिस्प्लेसमेंट, ये जो पार्ट है बाइट नंबरिंग के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, वो होगा लॉग ऑफ पेज साइज इन बाइट्स। बाइट्स में जितनी भी पेज साइज है उसको लिख दो। अगर बाइट बाइट में पेज का साइज है 2, तो लिखिएगा लॉग ऑफ 2/2, 1 बिट। अगर आपके पास पेज का साइज 16 बाइट आता, तो 16 बाइट को क्या लिखोगे आप? 16 होता है 2 की पावर 4 बाइट। 2 की पावर 4 बाइट के लिए डी में कितनी बिट्स आएंगी? 4 बिट्स डी के लिए लगेंगे। हर एक बाइट के लिए आप क्या करेंगे, एक एक बिट लगाएंगे, एक कॉम्बिनेशन लगाएंगे, इसलिए। ठीक है, अगर पेज का साइज है आपके पास 2 किलो बाइट का, 2 किलो इज 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 10, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। 2 की पावर 11 बाइट। बाइट में क्या साइज है पेज का? 2 की पावर 11, इसलिए 11 बिट का डी आ जाए। समझ में आई बात?
एक बार और बता दीजिए, ये एक बार और क्या बताना है और क्यों बताना है, क्या पहले मुझे ये एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या बताना है और क्यों बताना है? तो मैं फिर बताऊं। हर एक बाइट को आप बाइनरी में नंबर करना चाहते हो। जब भी कभी किसी चीज को आप नंबरिंग करना चाहते हो, यही कंसेप्ट लगता है हर जगह। सीओए, ओएस, पेजिंग, सेगमेंटेशन, हर जगह सेम टू सेम कंसेप्ट, सेम टू सेम कंसेप्ट, यही 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 चीज होती है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में क्या एक्सप्लेन करना? नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? अभी तो मैंने बताया नहीं नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था नंबर ऑफ पेजेस 4 है। हमारे एग्जाम्पल में 4 के लिए 2 बिट का हमने पेज नंबर ले लिया। नंबर ऑफ पेजेस तो मैंने बताया नहीं कैसे एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस में 8 बाइट थी, 2 पावर 3 बाइट, इसलिए लॉजिकल एड्रेस जो प्रोसेस का बना, वो लॉजिकल एड्रेस जो हमारा बनेगा 3 बिट का बनेगा। 2 पावर 3 से 3 बिट का लॉजिकल एड्रेस बना। 8 बाइट को नंबरिंग करने के लिए 3 बिट का एड्रेस बना। फिर मेमोरी का साइज 16 बाइट 2 की पावर 4 बाइट था, इसीलिए ये जो फिजिकल मेमोरी में एड्रेसेस बने, इन्हें आप फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ये फिजिकल एड्रेस जो है वो कितनी बिट के बने? 4 4 बिट के बने। देखिए, तो फिजिकल एड्रेस जो हमारा बना वो 4 बिट का बना। कैसे बना? क्योंकि मेमोरी का साइज 16 बाइट था, 2 की पावर 4 बाइट, हर एक बाइट को नंबरिंग करने के लिए 4 4 बिट का एड्रेस लगेगा। ये रहा। प्रोसेस में 8 बाइट थी टोटल, हर एक बाइट को नंबरिंग की प्रोसेस की, तो 3 3 बिट का लॉजिकल एड्रेस बना। ये रहा 3 3 बिट का लॉजिकल एड्रेस, 4 4 बिट का फिजिकल एड्रेस। मैंने कहा लॉजिकल एड्रेस से आप 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाली? नंबर ऑफ पेजेस 2 बिट में हमने रखे थे, तो लेफ्ट की 2 बिट पेज नंबर, 1 बिट उस पेज का कौन सा बाइट, 0 की 1। ठीक है, तो पेज नंबर पहले लेफ्ट में, उसके बाद पेज के अंदर कौन सी बाइट, बाइट नंबर 0 उस पेज की या बाइट नंबर 1। इस पेज में 2 बाइट है तो उसको नंबरिंग कर दी 0 और 1। इस पेज की भी 0 और 1, इस पेज की भी 0 1, इस पेज की भी 0 1। तो बाइट नंबर क्या है? हम यहां डिस्प्लेसमेंट ये डी से डिनोट कर रहे हैं कि पेज के अंदर की बाइट कौन सी है, वो है डी। अब पेज के अंदर अगर 4 बाइट है, तो 4 बाइट को नंबरिंग करने के लिए आप नंबरिंग क्या लोगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर किसी पेज का साइज है 8 बाइट का, तो 3 बिट में 0 0 0 से 1 1 1 आपके पास में क्या आएंगी? बाइट नंबर। तो यही मैंने यहां एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास में 16 बाइट का पेज साइज है 2 पावर 4 किसी एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास 4 बिट का डी होगा। यहां डी में 4 बिट आ जाएगी। अगर किसी प्रोसेस में पेज का साइज 2 किलोबाइट है, 2 किलोबाइट होता है 2 की पावर 11 बाइट, तो आपको डी में 11 बिट आ जाएंगे। वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का कंसेप्ट यहां आता ही नहीं है बेटा। वी डोंट हैव वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी कंसेप्ट ओवर हियर। सिर्फ बाइट एड्रेसेबल की बात होगी। अब देखो यहां पे मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब समझो यहां पे ये जो फिजिकल एड्रेस है, इस फिजिकल एड्रेस से भी तो मुझे 2 चीजें मिल जाएंगी, फ्रेम नंबर और उसके अंदर की बाइट। बिल्कुल मिलेगी। कैसे? जैसे यहां मिला था, यहां पे पेज नंबर और उसके अंदर की बाइट मिली, यहां फ्रेम नंबर और उसकी बाइट मिलेगी। बट सर फ्रेम नंबर तो 3 3 बिट का है, तो यहां से आप क्या करेंगे? ये देखो 3 बिट का फ्रेम नंबर, उसकी बाइट 0, ये फ्रेम नंबर 0 का बाइट 1, ये फ्रेम नंबर 1 का बाइट 0, फ्रेम नंबर 1 का बाइट 1, फ्रेम नंबर 2 का बाइट 0, 2 का 1, 3 का 0, 3 का 1, ऐसे। तो जब आप फिजिकल एड्रेस को देखोगे, तो फिजिकल एड्रेस में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले फ्रेम नंबर मिलेंगी, लास्ट की लेफ्ट की 3 बिट, और 1 बिट से आपको क्या पता चल जाएगा? बाइट नंबर। पर सर एक ही बिट से बाइट नंबर क्यों पता चला? क्योंकि पेज का साइज 2 बाइट का था, 1 बिट से पता चल जाएगा बाइट 0 1। अगर पेज का साइज किसी एग्जाम्पल के लिए 4 बाइट होता तो 2 2 बिट लगती, 8 बाइट होता तो 3 3 बिट लगती। जो यहां डी में लिखा है 2 बिट वही, या 1 बिट वही डी यहां भी आ जाएगा। तो इस केस में जब हम फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करेंगे, तो हमें फिजिकल एड्रेस से लेफ्ट में क्या मिलेगा?
फ्रेम नंबर मिलेगा और उसके अंदर की बाइट नंबर मिलेगी। यहां पे हम लिखेंगे फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स क्या क्या होंगे? लेफ्ट में आएगा फ्रेम नंबर और राइट में आएगा बाइट नंबर ऑफ द फ्रेम या पेज, जो भी आप लिखना चाहें, एक ही बात है। ठीक है, इस फ्रेम नंबर को हम जब भी डिनोट करेंगे एफ से डिनोट करेंगे। ये वही डी है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्योंकि पेज का साइज फ्रेम का साइज सेम रहेगा। अगर पेज का साइज 4 बाइट का है तो फ्रेम का साइज भी 4 बाइट रहेगा। डी में कितनी बिट्स आएंगी पेज के साइज से निकल जाएगा, यहां पे भी वैसा का वैसे ही आएगा। फ्रेम नंबर में कितनी बिट्स लगेंगी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि जितनी भी नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगी वो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, फ्रेम में कितनी बिट्स आएंगी वो लग जाएगा। सर बाइट नंबर को ऑफसेट भी कहते हैं, बिल्कुल बाइट ऑफसेट भी कहते हैं, आप इसको ऑफसेट भी मान सकते हो, वर्ड ऑफसेट भी यूज किया जा सकता है। चलिए तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फिजिकल एड्रेस हमारे पास अभी कितनी बिट का है बबुआ? कितनी बिट का है? 4 बिट का है। मान लो फिजिकल एड्रेस है हमारे पास 1011, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? फ्रेम नंबर के लिए कितना बिटवा लग रहा है हमें? ओ बिटवा, 3 बिटवा। तो हम लेफ्ट की 3 बिट फ्रेम नंबर के लिए रख लेंगे 101, ये आ जाएगा फ्रेम नंबर, और उस फ्रेम नंबर का बाइट नंबर 1। फ्रेम नंबर 101, फ्रेम नंबर 101 और इसका बाइट नंबर 1 ये रहा। ये देखो 1011, 1011 एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस बेटा प्रोसेस का होता है, प्रोसेस जब बनती है तो उस प्रोसेस का होता है। ये रही प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस। वो प्रोसेस जब स्टोर होती है, किस एड्रेस पे स्टोर है, वो उसका मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे कि रोल नंबर, मैंने कहा था रोल नंबर 10 या रोल नंबर 15, ये कोई एड्रेस नहीं है किसी स्टूडेंट का, ये सिर्फ उसका लॉजिकल सीक्वेंस नंबर है कि ये स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर बैच का, और ये स्टूडेंट का ये वाला एक लॉजिकल नंबर है रोल नंबर 10। पर ये रोल नंबर 10 एक्चुअल में कोई एड्रेस तो है नहीं, नहीं। तो फिर उस एड्रेस को निकालने के लिए क्या करेंगे? वो इन्विजिलेटर या जो कॉलेज का कंट्रोल रूम हेड है एग्जाम का, वो चेक करेगा लिस्ट को कि ये रोल रोल नंबर 10 कहाँ बैठा हुआ है, उसका रोल नंबर पता करो, रूम नंबर पता करो। रूम नंबर इज एक्चुअल एड्रेस जहां पे वो बच्चा बैठा होगा। रियली वी कैन सी लॉजिकल एड्रेस, बिल्कुल देख सकते हो। चलिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ये लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस का क्या कनेक्शन है, कैसे ये कनेक्शन बनता है, कैसे एड्रेस की ट्रांसलेशन की हमें जरूरत लगती है, वो सब हम जो है कल पढ़ेंगे, और काफी सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो बिफोर वी गो अहेड मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सब लोग जो है आज का पेजिंग वाला कंसेप्ट बहुत शांति से आराम से पढ़ के आइए, समझ के आइए, और एक एक चीज दिमाग में रख के आइए। जहां आपने ये चीज कहीं मिस की कि ये कैसे आया, ये कैसे आया सर, तो फिर वहां खत्म हो जाएगी बात, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस आज के लेक्चर की एक एक बात दिमाग में फिट स्टोर्ड नहीं रहेगी, काम नहीं आएगा। चाहे आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करके आओ, पर आप आज का क्लास याद रखिएगा। अगर आज का क्लास आपके दिमाग में नहीं बैठा, कल परसों आपको कुछ समझ नहीं आना है ज्यादा। फिर आप बस बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन लेके जाओगे और नोट्स लेके जाओगे, कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे, और जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छे से रिवीजन करके आओ, दिमाग में बिठा के आओ।
सेकेंडरी मेमोरी वाला मैपिंग भी पढ़ना है क्या? ऐसा कुछ नहीं मैपिंग होता है सेकेंडरी मेमोरी का, कुछ भी नहीं यहाँ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल दोबारा से। और कल जब हम मिलेंगे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज का पूरा लेक्चर देख के आए और अच्छे से फिट करके आए दिमाग में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।